दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई घटना आपके सामने लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, घटना जो है बेंगलोर राज्य से संबंधित है और गौतम बुद्ध नगर से भी संबंधित है। तो दोस्तों, बेंगलोर में एक थाना पड़ता है हॉस्कोटे। ये उस थाना क्षेत्र की एक घटना है। इसके तार गौतम बुद्ध नगर से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये मेरे वर्ष 2015 में गौतम बुद्ध नगर जब मैं तैनात था उस समय की ये घटना है। तो दोस्तों, बेंगलोर में जैसा मैंने बताया आपको, हॉस्कोटे थाने की एक घटना है। वहाँ पर एक मार्केट क्षेत्र में एक सुनार की दुकान थी। तो प्रतिदिन की तरह सुनार की दुकान, ये शायद 14 या 15 दिसंबर 2015 की बात होगी, दुकान खुली और प्रतिदिन की तरह लोग बाग सोना चांदी जैसा खरीदने आए। दुकान में 5-7 लोग थे जो अपने अपने काउंटर पर बैठे हुए थे और वहाँ पर एक नेपाल का कर्मचारी भी था जो काम करता था उस दुकान में। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, दुकान खुली, दोपहर का जब समय आया तो आप जानते हैं कि सभी लोग कर्मचारी खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ। सभी कर्मचारी जो शॉप में काम करते थे वो अपना अपना खाना खाने के लिए शॉप से बाहर गए। केवल एक व्यक्ति, और वो नेपाली, जो नेपाल का था, वो 2 व्यक्ति उस दुकान में रह गए। नेपाली व्यक्ति ने उस एक जो व्यक्ति बचा हुआ था उससे कहा कि सर, आप भी खाना खाने चले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, आप चिंता मत करिए। क्योंकि वो नेपाली बहुत दिनों से वहाँ काम कर रहा था और वो सभी उन पर विश्वास करते थे उस पर। जब उसने ऐसा कहा तो ठीक है भाई, वो भी चला गया खाना खाने। अब बचा केवल नेपाली। उसके मन में ये षड्यंत्र पहले से ही चल रहा होगा और इसी मौके की वो तलाश में था कि जब दुकान में कोई नहीं रहेगा तो वो सारा सामान भर के गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्लानिंग के तहत उसका प्लान कामयाब हुआ। उसने जितना अधिक से अधिक वहाँ सोना उसमें से ले सकता था, चुरा सकता था, अपने बैग में भर के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जब सभी कर्मचारीगण और दुकान का जो मालिक था, जब वो वापस लौटे खाना खाने के बाद, तो वो बड़ा अचंभित रह गए क्योंकि तो वो नेपाली नहीं था। फिर उन्होंने दुकान में देखा तो लगभग काफ़ी हद तक सामान गायब था। ये लगभग 2-2.5-3 करोड़ का सामान जो है वो लेके गायब हो गया। बड़ा उलझन में मकान शॉप का मालिक, उसने ये सारी घटना की सूचना हॉस्कोटे थाने में दी। थाने से पुलिस स्टाफ आया, उसकी एफआईआर दर्ज हुई और खोजबीन शुरू हो गई। ये तो क्लियर हो गया था दोस्तों कि उसी नेपाली व्यक्ति ने ही चोरी की है, क्योंकि वही गायब हो गया था, वो मिल ही नहीं रहा था, उससे संपर्क भी नहीं हो रहा था। वहाँ की पुलिस ने जब शॉप मालिक से बातचीत की, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स उनसे प्राप्त किए गए, तो केवल उनको उस डॉक्यूमेंट्स में के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ही मिला। क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहा था तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं हुई। फ़ोन नंबर भी था लेकिन फ़ोन नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, उससे कोई वो मिल नहीं पा रहा, लीड नहीं मिल पा रही थी। अब हॉस्कोटे पुलिस थाने के सामने 2 डॉक्यूमेंट थे, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस और एक आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पर जो है नोएडा सेक्टर 2 नोएडा का एड्रेस वहाँ दर्ज था। और पुलिस उन दस्तावेज़ों के आधार पर
पहले तो वहाँ खोज करते रहे बेंगलोर में, जब नहीं मिला तो उन दस्तावेज़ों के आधार पर फिर जो पता उसमें जो दर्शाया गया था उसकी मैं आई वहाँ पर। पहले तो स्वयं जो है जाकर उस पते पर जाकर देखा गया, उन लोगों ने देखा तो जो पता उसमें उसके आधार कार्ड पर था उस पते पर तो फैक्ट्री चल रही थी। वहाँ के कर्मियों से बेंगलोर की पुलिस ने पूछताछ की, छानबीन की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये तो यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई फैक्ट्री है और ये कर्मचारी भी नहीं है फैक्ट्री का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, पुराने थे, वो सबको जानते थे। जब उसका फ़ोटोग्राफ वगैरह दिखाया गया तो पहचानने से मना कर दिया कि ये तो यहाँ रहता ही नहीं था। अब पुलिस का दिमाग घूमा, इसका मतलब ये जो आधार कार्ड बना था ये भी फोर्स था, इसमें जो डॉक्यूमेंट सब फोर्स थे जो लगे थे, एड्रेस प्रूफ गलत था। ड्राइविंग लाइसेंस देखा गया तो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ आरटीओ नोएडा से जारी था, वहाँ जाके पता किया गया तो उसका भी कोई क्लियर एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, वही आधार कार्ड वाला एड्रेस उसमें भी दर्शित था। अब पुलिस जो है वहाँ की बेंगलोर की कैसे खोजा जाए ये दिमाग में उनके नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जो है उस समय हमारे एसएसपी थे डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह साहब, बहुत अच्छे अधिकारी थे, अब तो आईजी हैं, आगरा पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। तो उनके पास जब सभी लोग पहुँचे हेल्प के लिए, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने जो है मेरा नाम सजेस्ट किया क्योंकि मैं बेंगलोर से चंद्रमोहन शर्मा को लेके आया था, तो उनको वो केस अच्छी तरह पता था। तो उन लोगों ने कहा कि सर आपके यहाँ पर जो है एक सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा है जो हमारे यहाँ से चंद्रमोहन शर्मा को लेके आए थे, अगर वो मिल जाते हैं हमको इस काम के लिए, टीम में दे दीजिए हमको, तो शायद उसकी हेल्प से कुछ हम आगे बढ़ पाएँ। तो प्रीतेंद्र सर ने मुझे जो है व्यक्तिगत फ़ोन करके बुलाया। बुलाने के बाद पूरी घटना बताई कि इस तरह से वहाँ चोरी हो गई है और वो उसका पता यहाँ सेक्टर 2 का है, लोग आए हुए हैं और विशेष तौर पर तुमको इन्होंने बाय नेम मांगा है हेल्प के लिए, तो आप जाइए और उनकी मदद करिए। तो उनके कहने पर मैं बेंगलोर पुलिस के साथ जो उनके सहयोग के लिए मैं अपनी टीम लेकर, जो हमारे थाना में उस समय सेक्टर 39 में था, तो 39 में जो 2 लोगों को, कर्मचारियों को साथ में लेकर हम उनके साथ में उनके हेल्प के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा और घटना के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो सारे देखे, उनके पास जो भी एड्रेस प्रूफ थे उसके वो देखे। तो मुझे भी थोड़ा सा वो ताज्जुब में था जब उन्होंने बताया कि एड्रेस प्रूफ है, तो हमारा भी दिमाग घूमा कि इसको कैसे वर्कआउट किया जाए, कैसे इस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। बस उस व्यक्ति तक पहुंचने की एक वो थी, बस पहुंच जाएंगे तो घटना खुल जाएगी और उनका जो है सारा जो चोरी का माल था वो भी मिल जाएगा। तो दिमाग में वही सारी चीज़ें थी। तो हमने जो है बेंगलोर की पुलिस को यहाँ पर आके काम करने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने वो सारे एड्रेस प्रूफ लेकर और आधार कार्ड से जो आधार कार्ड बना हुआ था वहाँ आधार सेंटर से वो सारे डिटेल्स मांगे कि भाई ये आधार कार्ड में क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और उस समय OTP अब तो आधार कार्ड में OTP भी आता था, उस समय भी आता था जब बनते थे, तो कौन सा उस समय नंबर इसने उस समय रजिस्टर्ड किया था, OTP जिस पर गया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने हासिल की। और उसके बाद उसमें एक नंबर आया जो आधार कार्ड में जो जुड़ा हुआ था, जिस पर OTP गया था, उस नंबर की CDR निकाली, कैफ निकाली, तो उसमें भी दूसरे का वो आ रहा था, उसका नहीं आ रहा था, लेकिन एक हमको ये तो मिला कि इसमें ये रजिस्टर्ड कैसे हुआ, कहीं ना कहीं इससे संबंधित होगा ये नंबर। तो उसकी कुछ कॉमन नंबर्स जो उसकी CDR में थे वो निकाले, उन नंबरों में देखा गया, कुछ नंबर ऐसे चयन किए गए जिससे उन तक पहुंचा जा सके। तो 2-3 नंबरों से बातचीत की, उनसे मिलने का प्रयास किया, मिला भी गया। कुछ ने बताया कि साहब मैं नहीं जानता, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिसने बताया कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये मेरा मित्र है और नेपाल का रहने वाला है। तो थोड़ी सी हमको लीड मिली। हमने फिर उस व्यक्ति को अपने कॉन्फ्रेंस में लेकर उसको पूरा घटनाक्रम बताया ऐसे ऐसे। तो उसने भी बताया कि हाँ अभी कुछ दिनों पहले वो व्यक्ति जो है वहाँ बेंगलोर गया था, वहाँ से आया था, और उसने बताया कि मुझे भी एक घड़ी दी है उसने, एक गोल्डन वॉच थी जिसमें डायमंड के, उसको नहीं पता था जिसको दी थी,
उसने तो केवल दोस्ती में ही वो घड़ी उसको दे दी थी कि ये घड़ी तुम रखो, इस्तेमाल करना। तो जब वो घड़ी उससे रिकवर की गई कि भाई घड़ी लाओ, कौन सी घड़ी है, जब घड़ी उसने दी और सुनार ने वो घड़ी पहचान ली कि हाँ साहब ये मेरी यहाँ की ही घड़ी है, और उसने सुनार ने बताया कि ये सब गोल्डन, ये सोने की पूरा है, पूरी घड़ी बनी हुई है, और अंदर जो 1 से लेकर 12 तक जो होते हैं उसमें डायमंड लगे हुए हैं। तो लगभग वो घड़ी की कीमत थी 9.5-10 लाख रुपए, उसी ने बताया। तब भी उसको पता चला, नहीं तो उसको भी नहीं पता था कि घड़ी कैसी है, उसने रख दी थी घड़ी। जब इतनी पहचान हो गई कि घड़ी, हाँ तो कंफर्म हो गया हम लोग कि इसका तो दोस्त है, वही चोर है, वही सब सामान लेके आया। तो उसको बताया कि भाई इसको इस तक तुमको पहुंचाना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचाओगे तो तुम फंस जाओगे इसमें, क्योंकि तुम्हारे पास से ये घड़ी बरामद हुई है। तो वो व्यक्ति जो है उस तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने जहाँ का वो निवासी था अपने उससे सीधे न बात करके किसी और से बात की, बात करके कंफर्मेशन उसने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि ये व्यक्ति वहाँ गांव में वर्तमान में है, नेपाल में या नहीं है। जब उसने बात करके उसने हम लोगों को बताया कि साहब वो नेपाल में है इस समय, और नेपाल छोड़ के विदेश जाने की कहीं फिराक में है, उसके पास काफ़ी सारा पैसा वैसा कहीं से आ गया है, तो वो बाहर जाना चाह रहा है। हम लोगों ने ये जब ये सुना तो हमने सोचा कि अगर इसमें तो तत्परता से काम नहीं किया तो ये निकल जाएगा बाहर, फिर इसको ढूंढने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर लाने में दिक्कत हो जाएगी, तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फिर उसके लिए। तो हमने जल्दी से जो है इस पर तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को साथ में लेके, और जो नेपाल में उसका दोस्त बात कर रहा था उसको भी ये बता दिया था कि उसको पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर तुम भी जेल जाओगे इसमें। तो ये सब चीज़ें ये लोग हमारे उसमें आ गए थे संपर्क में, और हमें पूरा साथ दे रहे थे। उसको फिर लेके और बेंगलोर की टीम और सुनार सब लोग हम लोग लेके नेपाल उसके पते पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उसको पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है रिकवर हो गया था, कुछ सामान वो बेच पाया था, वरना उसने छुपा के रखा हुआ था, उसको पकड़ के ले गए। वो सामान सारा उसने रिकवर कराया, सुनार ने सारा आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर उसने ये पूरा घटनाक्रम, पुलिस ने पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम बताया कि बहुत दिनों से वो इस फिराक में था, और कि कैसे भी मुझे मौका मिले और अकेला पाकर मैं सारी चीज़ें लेके चला हूँ और मैं बाहर चला जाऊँगा, कौन पकड़ पाएगा मुझे। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी लीड हमको मिली। वो एक जो आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड था उसका हमने अच्छे से जो है उसकी CDR निकलवाई, उसका पूरा विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद उस पर हमने काम किया, क्योंकि उसका जो नंबर था वो तो बन जा रहा था। तो वो कितना पुराना नंबर, उसकी CDR लेने के बाद CDR भी नहीं मिली, पहले उसका IMI नंबर मिल गया था CDR, तो उससे IMI नंबर से कितने और सिम चले उसमें, वो सारी जानकारी लेने के बाद फिर हम लोगों ने ये काम किया, और उस नंबर से जो है उसके दोस्त तक पहुँचे, दोस्त ने वहाँ तक पहुँचाया। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने बेंगलोर में जो हुई घटना यहाँ पर खोली। तो उसके बाद बेंगलोर की जो पुलिस आई थी उन लोगों ने हमारा धन्यवाद किया, हमारे जो SSP सर थे डॉक्टर भदेंद्र सिंह, उनसे धन्यवाद किया, और हम लोगों के बारे में बताया कि नोएडा पुलिस बहुत स्मार्ट है, अच्छे काज से काम करती है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, और हमारे ज़रिए, हमारी टीम के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे, और उसका जो 2.5 करोड़ का सोना रिकवर हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी ये घटना बताइएगा, मैं आगे और भी घटनाएं आपको बताऊंगा, और भी जो हम लोगों ने वर्कआउट किए, जो घटनाक्रम खोले हैं, बहुत ऐसी घटनाएं खोल ली हैं जो खुल ही नहीं सकती थी, मतलब खुल तो सकती थी पर बहुत से हमारे यहाँ पर इस तरह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उस क्लू तक नहीं पहुँच पाते, घटना नहीं खुल पाती, FIR लग जाती है, जिससे जो है बहुत नुकसान भी होता है। जिसके यहाँ चोरी होती है, जिसका माल नहीं मिलता है, उसको नुकसान तो है ही है। अगर तो इसी तरह से हम लोग घटना खोलते रहे हैं, और कुछ ना कुछ क्लू मिलता रहा है, क्लू खोजने की कोशिश की है, उसमें कामयाब रहे, ज़्यादातर कामयाब रहे हैं हम लोग घटना खोलने में। तो दोस्तों आगे भी मैं आपको नई घटनाएं बताऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, बहुत कुछ हमें करना पड़ा इसमें, जो है डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया कि कैसे हमने घटनाएं खोली थी।
और बेंगलोर पुलिस ने भी हम लोगों का धन्यवाद दिया था। आपको ये घटना कैसी लगी दोस्तों बताइएगा। अच्छी लगे तो हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।